क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाराजा रणजीत सिंह की मौत कैसे हुई? उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई या फिर महाराजा का कत्ल किया गया? अगर उनका कत्ल हुआ था तो ये साजिश किसने रची थी? कौन था इसके पीछे? किसने ये घिनौना और गंदा काम किया था? इसके पीछे का जो भी सच है, जो भी इतिहास है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जल्दी से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक वीडियो में सिखों का ही इतिहास देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सिखों का इतिहास आगे आए, आपको भी सिखों का इतिहास पता चले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। महाराजा रणजीत सिंह तो पंजाब के रहने वाले थे, पर इनको मारने की साजिश पंजाब की धरती से काफ़ी दूर रची जाती है। आपको शुरू से बताने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। यूरोप में एक परिवार था जो कि काफ़ी गरीब था, पर गरीबी से उठकर वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गरीब लोगों को कर्जा देना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े अमीर लोगों को कर्जा देना शुरू किया। और जहाँ तक कि जब जंगें हुआ करती थी, उस समय वो परिवार सरकारों को, फौजों को भी भारी ब्याज पर कर्जा दिया करता था। इस प्रकार वो परिवार काफ़ी अमीर हो गया। यूरोप में साहूकारी के कित्ते में, साहूकारी के काम में उनका काफ़ी बड़ा नाम बन गया था। उस परिवार का नाम था रॉथस्चाइल्ड परिवार। वो परिवार चाहता था कि किसी भी तरीके से यूरोप को आर्थिक तौर पर गुलाम किया जाए, क्योंकि वो सोचते थे कि कोई भी देश दूसरी गुलामी से तो आसानी से आज़ाद हो सकता है, पर कोई भी देश आर्थिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। अपने इस मंतव्य को पाने के लिए उन्होंने साम दाम दंडभेद की नीति अपनाई। वो किसी भी तरीके से यूरोप के आर्थिक स्रोतों पर कब्जा करना चाहते थे। तो इस तरीके करते करते उन्होंने यूरोप पर कब्जा कर लिया। यूरोप उस परिवार का आर्थिक गुलाम बन गया। इस तरीके से उन्होंने पूरे यूरोप को जकड़ लिया और इस मंतव्य को पाने के लिए उन्होंने दंगे फसाद भी करवाए, तख्ते भी पलटे गए, जंग जुद्दें भी हुई, कत्लेआम भी किया गया। यूरोप को गुलाम करने के बाद उनका दिल नहीं भरा। अब वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से पूरे संसार पर कब्जा किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो तेल पैदा करने वाले जो देश थे उन पर कब्जा किया। उसके बाद सोने की खदानों पर कब्जा किया गया, और जहाँ तक कि नहरों और दरियाओं के पानियों पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। पूरे संसार पर कब्जा करने के उद्देश्य को लेकर उनके परिवार का एक सदस्य, एक मेंबर भारत आया। जब वो भारत आकर वो काफ़ी हैरान रह गया। भारत की अमीरी को देखकर, भारत के कुदरती स्रोतों को देखकर, भारत के राजाओं और उनकी धन दौलत को देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ। वापिस यूरोप गया, जाकर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बताया भारत के बारे में। उसके बाद रॉथस्चाइल्ड परिवार ने क्या किया? अपने 200 व्यापारी और गुलाम भारत भेजे व्यापार करने के लिए। और ये जो 200 व्यापारी और गुलाम भारत आए थे व्यापार करने के लिए, इनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मालिक थी, जिनको हम अंग्रेज भी कह देते हैं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत आई तो व्यापार करने थी, पर इन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्होंने यूरोप से भी आसानी से भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जहां आकर इन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इस नीति को अपनाते हुए इन्होंने हिंदुस्तानी राजाओं को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, और 1799 को इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। उसके बाद भारत पर इनका कब्जा हुआ। 1805 तक इन्होंने लगभग पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले लिया था। पर एक राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा नहीं कर पाई थी। वो हुकूमत, वो राज्य जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान को जाकर सूती थी और इधर लेह लद्दाख को होते हुए चीन के साथ जाकर लगती थी, और लेह लद्दाख भी उसी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था। वो हुकूमत जिसके खजाने में 9 करोड़ सोने की मोहरें हुआ करती थी, 80 करोड़ के हीरे जवाहरात हुआ करते थे। कोहिनूर हीरा उस हुकूमत के खजाने की शान हुआ करता था। वो हुकूमत जिसके गुरुद्वारा साहब में सोना लगा हुआ था, और इतना सोना लगा था जो इंग्लैंड की सरकार के पास भी नहीं था जितना सोना। वो हुकूमत जिनके पास हजारों घोड़े, शाही हाथी हुआ करते थे, और वो हुकूमत जिसका राजा सोने की बग्गी में सवार हुआ करता था, सोने की बग्गी पर सफ़र किया करता था। उस हुकूमत के राजे का नाम था शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, और उस हुकूमत का नाम था पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज अनडिफीटेड कमांडर आकर बुलाते थे, यानी कि वो राजा जो कभी भी हारा ना हो।
1805 आते आते अंग्रेज़ों ने सारा भारत अपने कब्जे में ले लिया था, पर वो लाहौर पंजाब पर कब्जा नहीं कर पाए थे। और उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किसी भी तरीके से पंजाब पर कब्जा किया जाए। पर अंग्रेज़ों को ये भी पता चल चुका था कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित हैं तब तक पंजाब की ओर आंख उठाकर वो नहीं देख सकते। तो इस सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मुश्किलें आ रही थी, इसके बारे में जो जानकारी है वो यूरोप में बैठी रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास पहुंचाई जाती है। उनको बताया जाता है कि पंजाब को जीतने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और उनको कहा जाता है कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह के जीवन का अंत नहीं हो जाता तब तक हम पंजाब में कब्जा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये साजिश करी जाती है, ये फैसला लिया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के जीवन का अंत किया जाएगा। तो अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए यूरोप से 15 लोगों की टीम पंजाब भेजी जाती है। और ये जो टीम थी वो सतलुज का वो इलाका, सतलुज के पार वाला वो इलाका जो कि अंग्रेज़ों के कब्जे में आया करता था, वहाँ पर बैठती है। और वहाँ पर बैठकर, वहाँ पर रहकर महाराजा रणजीत सिंह को मारने की जो तरकीबें थी वो बनाती है। और वो महाराजा की जीवन शैली पर ध्यान रखा जाता है, वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, वो कैसे खाते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, उनका रहना सहना कैसा है। और लगभग 1 से लेकर 1.5 साल तक महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर ध्यान रखा जाता है। और जहां तक कि महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के जो दरबारी थे उनको भी खरीदा जाता है। और सबसे बड़ा जहां पर नाम आता है डोगरे बाइयों का। अंग्रेजों ने बड़ी कीमत देकर डोगरे बाइयों को अपने साथ मिलाया था, खरीदा था। अंग्रेजों को अपनी पहली चाल चलने का मौका तब मिलता है जब महाराजा रणजीत सिंह का मन पसंदीदा घोड़ा लैली बीमार हो जाता है। दूर दूर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, हकीम आते हैं, वैद्य आते हैं, लैली का इलाज करते हैं, पर लैली की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता। तो अंग्रेज़ों का एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था हेनरी मार्टन। हेनरी मार्टन माहर डॉक्टर था, पर माहर होने के साथ साथ वो चुस्त चालाक और शातिर टाइप का व्यक्ति था। और हेनरी मार्टन यूरोप के एक डॉक्टर जिसका नाम था सैमुअल हैनीमन उसका चेला था। और जहाँ पर मैं आपको सैमुअल हैनीमन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर था वो रॉथस्चाइल्ड परिवार का पर्सनल डॉक्टर था और यही डॉक्टर ने होम्योपैथी की खोज की थी। तो जो हेनरी मार्टन था वो इसी डॉक्टर का शिष्य था, चेला था। तो हेनरी मार्टन सबसे पहले अपनी जो शुरुआत है दरबार में लैली के इलाज के साथ करता है। उसके बाद वो शाही जानवरों का डॉक्टर बन जाता है, शाही जानवरों से वो शाही परिवार का डॉक्टर भी बन जाता है। और एक दिन आते आते वो महाराजा रणजीत सिंह का निजी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर भी बन जाता है। और एक दिन उसको शाही तोपखाने का इंचार्ज भी बना दिया जाता है। तो इस तरीके करते करते जो हेनरी मार्टन की जो दखल अंदाजी थी वो दरबार के कामों में भी बढ़ने लगती है। महाराजा रणजीत सिंह का पर्सनल डॉक्टर बनने के बाद हेनरी मार्टन महाराजा रणजीत सिंह के खाने पीने का भी ध्यान रखता है। और हेनरी को वो मौका मिल चुका था जिस मौके की तलाश में वो पंजाब आया था। और दरबार में डोगरे भाइयों का साथ भी उसको मिल रहा था। तो इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह का खाना बनाने वाले रसोइये शाही सेवादारों को पैसा देकर अंग्रेज़ों की ओर से खरीदा जाता है। और जहां से शुरू होती है महाराजा रणजीत सिंह को मारने की साजिश। सबसे पहले तो उनके भोजन में मिलावट की जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के भोजन में मीठा जहर मिलाया जाता था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को शराब पीने की आदत थी और उनके शराब में सुच्चे मोती को पीकर उनकी शराब में मिलाया जाता था और उसके बाद उनको पिलाया जाता था। और इसका जो असर था वो महाराजा रणजीत सिंह की सेहत पर भी देखने को मिल रहा था। वो राजा जो सारा दिन जंग लड़ सकता था, अब वो 4 कदम तुरने के बाद ही उसका जो सांस थी वो फूलने लग जाती थी। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर का दौरा करने के बाद लाहौर वापस आ रहे थे और वो लाहौर से थोड़ी ही दूर होंगे कि उनको दिल का दौरा पड़ जाता है पहली बार। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को अधरंग की बीमारी ने जकड़ लिया और उनको काफ़ी टाइम के लिए बिस्तर पर रहना पड़ा। जब उनकी रिकवरी हो रही थी तो उसी वक्त उनको एक दौरा और पड़ जाता है और सभी उम्मीदें उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब महाराजा रणजीत सिंह को तीसरा दौरा पड़ता है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की जो तबीयत थी, उनकी सेहत थी, वो ख़राब होती जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब खालसा राज का ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाता है। महाराजा रणजीत सिंह इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं और अंग्रेज और डोगरे भाई अपनी साजिशों में सफल हो जाते हैं। अगर आप वो इतिहास जानना चाहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनकी शहीदी के बाद पंजाब में क्या हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने और डोगरे भाइयों ने मिलकर खालसा राज को ख़त्म किया,
महाराजा रणजीत सिंह के पुत्रों को ख़त्म किया, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको सारा इतिहास है वो पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और आगे चलकर भी अगर आप ऐसा ही इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाकर।